उत्तर कोरिया में कोविड के बढ़ते मामले, लॉस एंजल्स में ताइवान के एक चर्च में गोलीबारी और चीन में एक रहस्यमय विमान दुर्घटना। इस सप्ताह की चाइना न्यूज हेडलाइंस। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। लगभग पूरे कोविड महामारी के दौरान उत्तर कोरिया ने कोविड मुक्त होने का दावा किया। उन्होंने वायरस पर चर्चा के लिए दक्षिण कोरिया के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वैश्विक वैक्सीन कार्यक्रम कोवैक्स के दान को अस्वीकार कर दिया है। खैर, अब वे स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास एक विस्फोटक कोविड प्रकोप और 0% टीकाकरण दर है। खैर, बहुत अच्छा। कम से कम एक चीज को सफलतापूर्वक विस्फोट करने में सक्षम है, उनके मिसाइल लॉन्च के विपरीत। लेकिन अन्यथा यह बुरी खबर है। उत्तर कोरिया इतना अलग थलग है, यह जानना असंभव है कि वास्तव में देश के अंदर क्या चल रहा है। 1990 के दशक में अकाल के दौरान 2 मिलियन लोग मारे गए थे और बाहरी दुनिया को यह भी नहीं पता था कि यह तब तक चल रहा था जब तक कि चीन में शवों की धुलाई शुरू नहीं हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया ने दावा किया कि 10 लाख लोग पहले ही बुखार से उबर चुके थे। हालांकि विशेषज्ञों को संदेह है कि उत्तर कोरिया द्वारा बताई जा रही संख्या विश्वसनीय है। अच्छा हाँ, बिल्कुल नहीं। मुझे आश्चर्य है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के उन्हीं विशेषज्ञों ने पिछले 2 वर्षों में चीन के कोविड संख्या पर सवाल क्यों नहीं उठाया। तो उत्तर कोरिया क्या करने जा रहा है? खैर, वे चीन की कोविड सफलता का अनुसरण करना चाहते हैं। ओह अच्छा, क्या इसका मतलब यह है कि वे झींगा का भी परीक्षण शुरू करने जा रहे हैं? हवा में कीटाणुनाशक का बेतहाशा छिड़काव, लोगों को बंद करके भूखे मर रहे हैं? ओह रुको, वे पहले से ही ऐसा करते हैं। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, चीन ने पूरे महामारी में मामलों को कम रखने के लिए सख्त लॉकडाउन, सामूहिक परीक्षण और टीकाकरण का उपयोग किया है। रुकना, नहीं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मामलों के बारे में लगातार झूठ बोला। लेकिन टाइम्स का कहना है कि यह उत्तर कोरिया में काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि यह एक महामारी से निपटने का एक मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण तरीका है, बल्कि इसलिए कि उत्तर कोरिया में बुनियादी चिकित्सीय और खाद्य आपूर्ति का अभाव है, जिसे चीन ने वुहान, शियान और शंघाई जैसे शहरों में देखे गए चरम प्रतिबंधों को लागू करने के लिए जुटाया है। वह विश्लेषण बेवकूफ है। चीनी शैली के लॉकडाउन के साथ समस्या यह नहीं है कि उत्तर कोरिया के पास संसाधन नहीं है। समस्या यह है कि वे वास्तव में चीन में भी काम नहीं करते हैं। यह कहने जैसा है कि इन जोकों ने मेरे मधुमेह को ठीक नहीं किया क्योंकि मेरे पास पर्याप्त जोक नहीं थे। न्यूयॉर्क टाइम्स को चीन के कम्युनिस्ट शासन से इतना प्यार क्यों है? याद है जब उन्होंने कहा था कि एक महामारी में स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज में रहना एक समस्या थी? यहाँ मार्च 2020 से एक लेख है। यह कहता है कि जब चीन ने प्रभावी लॉकडाउन के साथ वायरस को रोक दिया तो पश्चिम था खुले समृद्ध लोकतंत्रों में रहने के लिए एक कीमत चुकाना, जहां लोगों को मुक्त आवाजाही, आसान यात्रा और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है, और जहां सरकारें जनता की चिंता करती हैं। राय सरकारों को कठोर आदेश देने की आदत नहीं है और नागरिकों को उनका पालन करने की आदत नहीं है। हाँ, अगर हम इसे चीन की तरह संभाल सकते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा चीनी तरीकों का उपयोग करने की कोशिश में समस्या यह है कि यदि उत्तर कोरियाई लोगों को चीन में देखे जाने वाले अत्यधिक लॉकडाउन के तहत रखा गया था, सरकार बुनियादी जरूरतों को प्रदान करने में असमर्थ होगी। आपका मतलब है कि कैसे शंघाई के निवासी भोजन से बाहर हो रहे हैं क्योंकि चीनी सरकार उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थी? और यह केवल उनकी कोविड प्रतिक्रिया के बारे में नहीं है। याद है जब बर्नी सैंडर्स ने गरीबी को सुझाने के लिए चीन की प्रशंसा की थी? जब माइकल ब्लूमबर्ग ने जलवायु परिवर्तन पर चीन की तारीफ की? जब जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो चीन की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उनकी बुनियादी तानाशाही ने उन्हें आर्थिक लचीलेपन की अनुमति दी है? वे सभी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार पर विश्वास करते थे क्योंकि वे अपने ही देशों की आलोचना करने के लिए चीन का इस्तेमाल करना चाहते थे। यह ऐसा है जब आपके माता पिता आपके सामने दूसरे लोगों के बच्चों की प्रशंसा करते हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि क्या यह सच है, वे सिर्फ उन बच्चों का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आपको बेहतर करने के लिए शर्मिंदा करते हैं। हमें इन लोगों से कहना चाहिए, चीन से हमारी तुलना करना बंद करो। चीन अपने माता पिता से नफरत करता है और सीधे होने के लिए एडरल को गाली देता है। शैली ने वह चुटकुला लिखा था, यह दिल से आया था। और ब्रेक के बाद सामने आ रहा है ताइवानी अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराध।
वापसी पर स्वागत है। इस हफ्ते लॉस एंजल्स में ताइवान के एक चर्च में गोलीबारी हुई। इसे हेट क्राइम बताया जा रहा है। David Chow walked into the Southern California church bearing 2 handguns and a political grudge. It is believed the suspect involved was upset about political tensions between China and Taiwan. प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि शूटर चीन का एक अप्रवासी था, लेकिन यह गलत निकला। उनका जन्म ताइवान में हुआ था। कम्युनिस्टों से बचने के लिए उनके माता पिता वहां भाग गए। शूटिंग के समय चाओ के पास अमेरिकी नागरिकता थी। अधिकारियों का कहना है कि वह ताइवान के लोगों के प्रति घृणा से प्रेरित था, जो अधिकारियों को मिले हस्तलिखित नोटों में दर्ज है। मास शूटर हमेशा हस्तलिखित नोट्स क्यों छोड़ते हैं? अगली बार जब आपकी प्रेमिका आपसे हस्तलिखित नोट लिखने के लिए कहे, तो बस उसे बताएं कि नहीं, मैं मनोरोगी नहीं हूं। ला की शूटिंग स्पष्ट रूप से आती है क्योंकि चीन ताइवान पर आक्रमण करने के अपने खतरे पर अच्छा करने की कसम खाता है। वे द्वीप राष्ट्र के पास लगातार सैन्य घुसपैठ कर रहे हैं। शूटर का चीन से ताइवान की स्वतंत्रता के विरोध में लास वेगास के एक संगठन से संबंध भी थे। लास वेगास में मैंने अब तक का सबसे खराब संगठन कौन सा सुना है, जो वास्तव में कुछ कह रहा है, क्योंकि लास वेगास का घर है ज़ोंबी बर्लेस्क, एक शो जो एक भयानक पुरानी सनक को जोड़ती है जो दिमाग को नष्ट कर देती है लाश के साथ। और हाँ, ज़ोंबी बर्लेस्क एक असली चीज है। और ब्रेक के बाद आकर वापसी पर स्वागत है। आपको हाल ही में चीन में रहस्यमय एयरलाइन दुर्घटना याद होगी, जब एक विमान ने सीधे नाक से जमीन में गोता लगाया था। खैर, चीन इसके कारणों को लेकर बहुत कड़ा रहा है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक बॉक्स डेटा को देखने के बाद ऐसा लगता है कि दुर्घटना जानबूझकर की गई थी। विमान ने वही किया जो उसे कॉकपिट में किसी ने करने के लिए कहा था। हादसे में सभी 132 यात्रियों की मौत हो गई। मुझे यह जानने में बहुत दिलचस्पी होगी कि उस उड़ान में कौन था। यह एक रहस्य है क्योंकि चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने पहले कहा था कि बोर्ड के 3 पायलट योग्य और अच्छे स्वास्थ्य में थे। निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि किसी को विश्वास है कि हमें चीन से अच्छा जवाब मिलेगा, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स के उन विशेषज्ञों को छोड़कर। ब्रिटिश थिंक टैंक सिविटास की इस नई रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन ने महामारी के दौरान चीनी चिकित्सा उपकरणों की खरीद को 3 गुना कर दिया। हम चीन जाने वाले अरबों डॉलर की बात कर रहे हैं। जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, चिकित्सा आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता खतरनाक है। इस शक्ति का उपयोग अक्सर सीसीपी द्वारा अन्य राज्यों पर भू राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी उनके कारण हुई समस्या से निपटने में मदद करने के लिए उपकरण बेच रही है। यह एक सेट करने जैसा है, बदबूदार बम, फिर लोगों को अपने नथुने बंद करने के लिए कपड़े बेचने वाले ग्रिफ्टर्स ग्रिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन जब चीन की बात आती है तो यह सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं है जो खराब वित्तीय निर्णय ले रहा है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने संकेत दिया है कि अमेरिका ट्रंप युग के चीन के टैरिफ को कम कर सकता है। अपने श्रेय के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ऐसा नहीं करना चाहती हैं। वो एक व्यापक चीन व्यापार रणनीति के लिए रुकना चाहती है जिसमें अधिक टैरिफ शामिल हो सकते हैं। लेकिन टैरिफ को गिराना अमेरिकी ट्रेजरी सचिव द्वारा समर्थित एक कदम है। हम ट्रेजरी सचिव जैनेट येलेन उन लोगों में से हैं जो इनमें से कई टैरिफ को कम करना चाहते हैं। अब मैं वास्तव में बिडेन के बारे में बहुत अधिक कठोर नहीं होने जा रहा हूं कि उनके ट्रेजरी सचिव क्या करना चाहते हैं। बाइडेन ने खुद चीन पर कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, विश्व स्वास्थ्य सभा में ताइवान के प्रवेश का समर्थन करने वाले बिल पर हस्ताक्षर करना। असली समस्या हमेशा इन अमेरिकी ट्रेजरी सचिवों की होती है। जैनेट येलेन एक बैंकर हैं। उनके पास एक बहुत ही संकीर्ण विश्वदृष्टि है और राष्ट्रपति वित्तीय प्रणाली के सबसे खराब हिस्सों का नेतृत्व करने वाले अनुभव वाले लोगों को ट्रेजरी सचिवों के रूप में नियुक्त करते हैं। इसके लिए ट्रंप भी दोषी थे। उसने स्टीवन मेनुचिन को नियुक्त किया और वो आदमी चीन पर भी भयानक था। जी, मुझे आश्चर्य है कि उसने चीन में क्या देखा। न्यूयॉर्क टाइम्स शायद ऐसा था, बैक ऑफ, चीन मेरा है। बाइडेन की चीन नीति के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें नहीं पता कि यह क्या है। राज्य के सचिव एंटनी ब्लिकन इस महीने की शुरुआत में इसका अनावरण करने वाले थे, लेकिन उनका भाषण स्थगित कर दिया गया क्योंकि उन्हें कोविड हो गया था। हालांकि व्यक्तिगत रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व के खतरे को देखते हुए मैं यह देखना चाहता था कि भाषण बिडेन प्रशासन में 1.5 साल से थोड़ा पहले हो। यह ऐसा है जैसे किसी क्षुद्रग्रह को पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए देखना और यह सोचना, यार मुझे शायद इसके बारे में कुछ करना चाहिए, शायद बाद में नहीं। हमें भेजने की जरूरत है ब्रूस विलिस अब चीन के लिए। लेकिन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में वित्तीय उद्योग का विश्वास गंभीर रूप से गलत है। नए डेटा से पता चलता है कि चीनी शेयरों में एक भयानक निवेश रहा है। भले ही चीनी शेयर बाजार में जबरदस्त वृद्धि हुई, विदेशी निवेशकों के लिए प्रतिफल मामूली था। आइए मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
इसने 1992 में एक चीन सूचकांक शुरू किया। तब से इसके प्रमुख वैश्विक स्टॉक सूचकांक में 8.25% का औसत वार्षिक रिटर्न देखा गया। इसके उभरते बाजारों के सूचकांक में 6.91% और चीन के सूचकांक में सिर्फ 1.06%। यह मुद्रास्फीति को भी ट्रैक नहीं करता है। वास्तव में अपने सभी एशिया सूचकांकों में चीन सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है और यह अन्य डेटा के साथ काफी सुसंगत है। पिछले 10 वर्षों में S&P 500 इंडेक्स का औसत वार्षिक रिटर्न 12% से अधिक था, जबकि शंघाई कॉम्पोजिट का सिर्फ 2.8% रिटर्न था। बहुत खूब। कौन अनुमान लगा सकता था कि ऐतिहासिक रूप से कम प्रदर्शन करने वाली किसी चीज में निवेश करना कम प्रदर्शन वाला होगा। यह ऐसा है जैसे अगर बिटकॉइन अगले 30 वर्षों तक दुर्घटनाग्रस्त होता रहा और लोगों ने सोचा अब खरीदने का समय है। यह केवल यहां से ऊपर जा सकता है, लेकिन यह केवल वॉल स्ट्रीट का ही कठिन तरीका नहीं है कि चीन एक खराब निवेश है। पेरू में चीनी तांबे की खदान के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पेरू की सबसे बड़ी तांबे की खदान पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अकेले यह दुनिया के तांबे का 2% बनाता है। सरकार ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं जब चीनी खदानों में, जैसा कि चीन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ करता है, मुझे लगता है। और श्रीलंका गैसोलीन से बाहर है। श्रीलंका के लोग दशकों से वहां की सबसे खराब आर्थिक स्थिति का विरोध कर रहे हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका पर कुल $35 अरब का कर्ज है, जिसमें से $6 अरब चीनी कंपनियों द्वारा प्रबंधित BRI परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए चीन पर बकाया है। उस पर अधिक जानकारी के लिए हालिया प्रकरण चीन की डाइंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखें। मैं समझ सकता हूं कि श्रीलंकाई परेशान क्यों हैं। उनके पास एक ऐसी परियोजना पर पैसा बकाया है जो मर रही है। यह ऐसा है जैसे अगर कोई कंपनी आपसे निवेश करने के लिए बकाया पैसे वापस करने की कोशिश करती है। बीटामैक्स। और अगर आप एक युवा दर्शक हैं और नहीं जानते कि वो क्या है, यही बात है। चीन के वित्तीय संकट को जोड़ना यह है कि एक और रियल एस्टेट डेवलपर डिफॉल्ट कर चुका है। चिंता न करें, यह केवल अपने विदेशी कर्ज में चूक गया है। तो शायद किसी को जेनेट येलेन को यह बताने की जरूरत है कि चीन एक स्मार्ट निवेश नहीं है। खराब सौदों की बात करें तो आपको याद है कि चीनी एलोन मस्क हमशक्ल है। हेलो सब लोग, मैं येलोंग मा हूं। मुझे टेस्ला से एक उपहार मिला। ठीक है, उसके पास आवाज कम नहीं है। एलोन मस्क बिल्कुल स्वाभाविक नहीं लगता, लेकिन येलोंग मा को अब चीनी सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया है। किसी तरह मैं कल्पना नहीं करता कि असली एलोन मस्क का चीन में कोई बेहतर भाग्य होगा। मुक्त भाषण निरंकुशवादी वास्तव में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के चाय के प्याले नहीं हैं। यूक्रेन में रूस पहले ही युद्ध हार चुका है। यह यूक्रेन में चीन के पूर्व राजदूत के अनुसार है। चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस थिंक टैंक द्वारा आयोजित एक बंद दरवाजे के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, रूसी ब्लिट्जक्रीग की विफलता और एक त्वरित जीत हासिल करने में विफलता ने रूसी हार की शुरुआत का संकेत दिया। पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते एक उच्च तकनीक युद्ध जिसमें एक दिन में सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च होते हैं। यद्यपि पुतिन एक भयानक निर्णय पर एक खगोलीय राशि खोना चाहते थे, यूक्रेन पर आक्रमण करने के बजाय वो पिछले 10 वर्षों में चीन में निवेश कर सकते थे। वैसे भी, जैसा कि पूर्व राजदूत ने कहा, यह कहा जा सकता है कि रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से खो दिया है, जो कि बहुत ही दिलचस्प टेक है, क्योंकि वो उस तरह का व्यक्ति है जो ताइवान पर आक्रमण के लिए चीन की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। और वे रूस की विफलताओं से सीख रहे हैं। कम से कम चीन अब कम से कम जानता है कि यह कहना काम नहीं करेगा कि वे नाजियों से छुटकारा पाने के लिए ताइवान पर हमला कर रहे हैं। और सिर्फ यह दिखाने के लिए कि चीन का उदय कितना शांतिपूर्ण है, चीन लक्ष्य अभ्यास के रूप में अमेरिकी जहाजों की प्रतिकृतियों का उपयोग कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें नकली बंदरगाहों में विमान वाहक और नौसैनिक जहाजों के कई नकली अब दिखाती हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वे उन्हें मिसाइलों से मारते रहे हैं। यूएस चीन संबंधों के उस रीबूट के लिए इंतजार नहीं कर सकता। यह पहले से ही एक धमाके के साथ शुरू हो गया है। और YouTube अभी भी हमारे साथ गंदा खेल रहा है, इसलिए शो को जारी रखने और अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी से आता है, जो प्रशंसक क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रियन पर प्रति एपिसोड $1 के रूप में कम योगदान करते हैं। न है कि चीन अन्य देशों पर शून्य कोविड सहिष्णुता मानक लागू करने और अमेरिका में शहरों को बंद करने के लिए WHO का उपयोग एक महामारी संधि करने के लिए कर सकता है। खैर निक, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि चीन द्वारा दुनिया पर अपनी शून्य कोविड नीति को आगे बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। WHO निश्चित रूप से महामारी के शुरुआती दिनों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कवर कर रहा था।
और जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे पश्चिमी मीडिया जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स अनिवार्य रूप से कोविड के लिए चीन की सत्तावादी प्रतिक्रिया की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन जीरो कोविड इतना चरम है, अब वो सब बिखर रहा है। यहां तक WHO के प्रमुख भी कह रहे हैं कि यह टिकाऊ नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि यह एक ऐसी गड़बड़ी है जो साबित करती है कि निरंकुशता सभी को आहत करती है। खेल में थोड़ी देर हो गई, लेकिन वे वहां पहुंच गए। चिंता मत करो न्यूयॉर्क टाइम्स, आप अगली बार बेहतर कर सकते हैं। बस रूस के प्यार में मत पड़ो। हालांकि महामारी के शुरुआती दिनों में चीन ने दुनिया को बड़े पैमाने पर लॉकडाउन करने के लिए राजी किया। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन कोविड महामारी से पहले मुख्यधारा की वैज्ञानिक सहमति यह थी कि लॉकडाउन काम नहीं करता है। 2006 में वापस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि जबरन अलगाव और संगरोध अप्रभावी और अव्यवहारिक हैं। उसी वर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों की एक जॉन्स हॉपकिंस टीम ने पाया कि ऐसे कोई ऐतिहासिक अवलोकन या वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है जो इन्फ्लुएंजा के प्रसार को धीमा करने के लिए संभवतः संक्रमित लोगों को विस्तारित अवधि के लिए समर्थन संगरोध करते हैं। उसके ऊपर बड़े पैमाने पर संगरोध के नकारात्मक परिणाम इतने चरम हैं कि इस शमन उपाय को गंभीरता से विचार से समाप्त किया जाना चाहिए। अफसोस की बात है कि महामारी के दौरान लोग केवल टीके ही नहीं लगा रहे थे। तो हमने पूरी दुनिया में लॉकडाउन क्यों देखा? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग चीन के कोविड को झूठ मानते हैं। आपके पास न्यूयॉर्क टाइम्स था जिसमें कहा गया था कि चीन की प्रणाली काम कर रही है क्योंकि वे चीन के फर्जी कोविड नंबरों पर विश्वास करते हैं। लॉकडाउन का विज्ञान कैसे बदल गया, इस बारे में हमने वास्तव में अपने दूसरे चैनल अमेरिका अंकवर्ड पर एक पूरा एपिसोड किया। इसे देखें, मैं नीचे एक लिंक डालूंगा। वैसे क्या देखने वाले सभी को पता है कि हमारा एक और शो है, अमेरिका खुला? वैसे भी आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद निक। और अगर आप चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी में शामिल होना चाहते हैं और कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो स्थानीय लोगों पर हमारे विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं। वो है chinauncensored.locals.com। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं, अगली बार मिलते हैं।